दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में गांव की सड़कों को चकाचक बनाने के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव की मंजूरी के बाद इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप बिहार के गाँव में रहते हैं, यानी कि गाँव से रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, तो फिर आपके लिए ये अच्छी खबर है। यह खबर के अनुसार PMGSY के तीसरे चरण में बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 6162 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पहले ही दे दी थी। वहीं केंद्र सरकार के पास फिर से बिहार में 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दूं कि इन सड़कों के निर्माण होने से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और उनका आवागमन सुगम और आसान हो जाएगा। जब बिहार ग्रामीण कार्य विभाग ने ऑनलाइन के द्वारा इन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। दरअसल ग्रामीण सड़कों के निर्माण में खर्च होने वाली राशि में 60% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, जबकि 40% राशि राज्य सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। इसको लेकर के ग्रामीण कार्य विभाग तेजी के साथ तैयारी कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चाय की खेती के लिए मशहूर किशनगंज जिला में सरकार भी चाय की खेती को बढ़ावा देने लगी है। जी हां, इस साल भी चाय की खेती के लिए सरकार ने 150 हेक्टेयर के लिए अनुदान की संजीवनी दी है। अब तक चाय की खेती निजी स्तर पर ही किसान करते थे, लेकिन पिछले साल से ही उद्यान विभाग द्वारा संचालित विशेष उद्यानित फसल योजना के तहत जिले में यानी कि किशनगंज जिले में चाय की खेती को चुना गया है। अब इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी सरकार ने इस योजना के तहत चाय की खेती के लिए इस जिला को प्राथमिकता दी है। जहाँ पिछले साल इस जिला को यानी कि किशनगंज जिला को 90 हेक्टेयर में चाय का क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य मिला था, लेकिन चाय की खेती में किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए इस साल इसका रकबा बढ़ा करके 150 हेक्टेयर कर दिया गया है। अब 150 हेक्टेयर में खेती करने वाले नए किसान को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 10 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। यहाँ आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर रखी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि जेईई एडवांस के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जब बिहार के अभिजीत आनंद स्टेट टॉपर बने हैं, यानी कि बिहार टॉपर बने हैं। अभिजीत गुवाहाटी जोन के भी टॉपर हैं। जहां अभिजीत ने ऑल इंडिया में 15वीं रैंक हासिल की है। जब बिहार के कई छात्रों को सफलता मिली है। जब पूर्वी चंपारण के आदित्य अजय को गुवाहाटी जोन में तीसरे स्थान प्राप्त हुआ है। आदित्य अजय ऑल इंडिया 188वां रैंक है। जब बिहार के छात्रों को गुवाहाटी जोन में रखा जाता है, आदित्य अजय तीसरे स्थान पर है। वहीं ऑल इंडिया रैंक 188 प्राप्त हुआ है। ओबीसी रैंक 17वां है। इसका सपना IIT मुंबई में CS लेकर के पढ़ाई करने का है। जेईई की परीक्षा में बिहार का टॉपर बना था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भागलपुर, बांका, जमुई से लेकर के पूर्णिया, बक्सर, भोजपुर तक बारिश होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मानसून टफ रेखा ओखा अकोला होते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश एवं दक्षिणी ओडिशा तट से होते हुए पश्चिमी मध्य उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है, जिसके असर से बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं कि आज बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज इन 18 जिलों में कुछ स्थान पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, तो वहीं कुछ स्थान पर वज्रपात होने की संभावना है। इसीलिए खराब मौसम के दौरान लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश को पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में लागू किया जाएगा और बिहार के कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ कहा है कि गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में
अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय हर रोज मीडिया को बताएं ताकि सभी जिलों को इसकी जानकारी मिल सके। सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो। सीएम ने सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रखने के निर्देश दिए हैं और अपराधियों पर एक्शन लेने को कहा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक बैठक करें। जहां भूमि विवाद को खत्म करने के लिए 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष की नियमित रूप से बैठक करें और समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया में रहने वाले लोग ऑनलाइन के द्वारा अपने जमीन का कागजात निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन का खसरा, खतौनी, नकल, खतियान, केवला, लगान, रसीद आदि को ऑनलाइन कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था से लोगों को जमीन के कागजात निकालने में आसानी हो रही है। साथ ही साथ जमीन खरीद बिक्री के दौरान लोग आसानी से जमीन की पहचान कर रहे हैं। इससे धोखाधड़ी में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से जमीन का खसरा, खतौनी, नकल, खतियान, केवला आदि आसानी के साथ निकाल सकते हैं। जहाँ वहीं लगान रसीद निकालने के लिए पहले जमीन का लगान जमा करना होगा। तो ऐसे में अगर आप भी अपने जमीन का खतौनी, खतियान निकालना चाहते हैं तो आप भूमि.बिहार.gov.in वेबसाइट पर जाकर के आसानी से अपने जमीन का कागजात निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फसलों की सिंचाई के लिए नीतीश सरकार किसानों को डीजल अनुदान दे रही है। जब भागलपुर, बांका, नालंदा समेत सभी जिलों के किसान 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए बिहार सरकार 75 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को डीजल अनुदान दे रही है। आपको बता दूं कि कुल 8 एकड़ तक प्रति एकड़ 750 की दर से सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। धान, मक्का, दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी आदि की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ ले सकते हैं। जहाँ इन फसलों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए सरकार के द्वारा 2250 रुपये की राशि बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। जहाँ आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में अगर बात किया जाए तो किसान के पास डीजल का रसीद होना चाहिए। जहाँ साथ ही साथ किसान का पहले से डीबीटी एग्रीकल्चर की पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। जहाँ आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि भी होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि तेज धूप तो कभी बारिश, ठंडी हवा तो कभी उमस भरी गर्मी, पल पल बदलते रहे मौसम ने बुजुर्ग और बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है, जब वायरल फीवर के चपेट में आने लगे हैं। आजकल बिहार के सभी अस्पतालों के बेड पर मरीज दिखाई देते हैं। ज़्यादातर मरीज बुजुर्ग थे जिनमें सांस लेने और हार्ट अटैक की समस्या थी। डॉक्टर इलाज के बाद सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। खान पान पर ध्यान देने की अपील भी कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में अधिक से अधिक हरी सब्जियां खानी चाहिए। बाजार का तालाब होना चीज नहीं खानी चाहिए। धूप से अचानक आकर के कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम से परहेज करनी चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जिम्मेदारी सबको एकजुट करना है। नीतीश कुमार की कोई भी लालसा नहीं है कि वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने। उनका काम है जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको कैसे हराया जाए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों को जिस तरीके से बिहार में एक साथ लाया गया है, उसी तरीके से देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए बिहार के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मुहिम कारगर साबित होगी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी विपक्षी दलों को लामबंद करने के प्रयास में लगे हैं। जब बिहार में एक पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां गोलबंद हो गई है। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी, लेफ्ट अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ एक मंच पर लाने को लेकर के कहा है कि अगर हम एक होते हैं तो फिर हमारा देश का संविधान, लोकतंत्र बचेगा। जब सबको यही सोचना है, देश के लोकतंत्र, भाईचारे और संविधान को बचाना है, तो फिर हम सब लोगों को अपने अपने ईगो को छोड़ करके एक होना होगा। जब लालू प्रसाद यादव की भूमिका पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी भूमिका शुरू से रही है। उन्होंने 2014 में ही कह दिया था कि देश एक रहेगा या फिर नहीं, ये जनता को तय करना होगा। आज देखिए देश का क्या हाल है। उनकी बात सही साबित हो रही है। देश के हालात बिगड़ रहे हैं। आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है, इसलिए लामबंद करने की कोशिश है। लालू जी हमेशा मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में हलामाला पंचायत से एक मामला सामने आया है, जहां मंजर आलम नाम के एक व्यक्ति ने
तीसरी शादी करने के लिए अपनी मौजूदा पत्नी फरजाना बेगम को जान से मार देने की कोशिश की है। इस दौरान फरजाना काफ़ी जख्मी हो गई। फिलहाल फरजाना सदर अस्पताल में मौजूद है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो फिर पुलिस ने जब फरजाना से पूछताछ की तो फिर उसने बताया है कि बीते 11 साल पहले हालामाला पंचायत के सारोगरा गांव निवासी मंजर आलम के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, परंतु मंजर आलम द्वारा समाज में चिट फंड सहित अन्य लोगों को झूठी प्रलोभन देकर के ठगी का काम करने का विरोध करने पर हमेशा उनके साथ मारपीट करते रहने का आरोप लगाया है। आगे फरजाना ने पुलिस को बताया है कि उनके पति मंजर आलम ने तीसरी शादी करने की नियत से बीती रात उनके धारदार हथियार से हत्या कर देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सितंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में योजना की अगली किस्त की 2000 रुपये मिलने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यह सरकार लाभार्थियों को 2000 रुपये के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की बड़ी सुविधा देने जा रही है। अगर आपने अभी तक इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है तो फिर जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। गौरतलब है कि किसान क्रेडिट कार्ड का अब फायदा पात्र और योग्य लाभार्थियों को मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अपनी फसल से जुड़े खर्च को भी निकाल सकते हैं। यह आप बीज, खाद, मशीन आदि चीज़ों के लिए आप पैसे निवेश कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन के लिए आप अपने नज़दीकी बैंक का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 लाख तक का लोन 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। जब वहीं इसके ब्याज दर पर भी सरकार द्वारा 2% की छूट मिलती है। ऐसे में आपको 9% के बजाय 7% ही ब्याज देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम आवास पर करीब 6 घंटे तक बैठक चली। समीक्षा बैठक में हाल के दिनों में सामने आए बड़े आपराधिक मामलों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। यह पुलिस को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही ना हो। विधि व्यवस्था का संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह हर हाल में सामाजिक सद्भाव कायम रखा जाए। उन्होंने आगे कहा है कि साथ ही पुलिस बल की संख्या बढ़ाने और फिर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने अपनी कमर कस ली है। क्या अरविंद केजरीवाल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे या फिर केजरीवाल से आगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल जाएंगे? ये सवाल आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। इस बीच एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है, जिसमें लोगों ने इस सवाल के जवाब में बड़े ही हैरान कर देने वाला जवाब दिया है। सर्वे के दौरान लोगों से पूछा गया है कि 2024 में पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन बनेगा, केजरीवाल या फिर नीतीश? ये सवाल किया गया है सर्वे के दौरान। इस सवाल के जवाब में 65% लोग मानते हैं कि केजरीवाल पीएम मोदी के लिए चुनौती बनेंगे, जब 35% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मोदी के लिए चुनौती बनेगी। दिल्ली से अपने सियासी करियर की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर के आज क्षेत्रीय राजनीति से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की साख बनाने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद केवल पंजाब में जीत हासिल की है। जब पंजाब में मिली जीत से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हौसले 7वें आसमान पर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में बीते दिनों जो हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजनीतिक पंडितों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लेंगे। अगस्त महीने में राष्ट्रीय जनता दल के साथ यानी कि आरजेडी के साथ फिर से सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर पर की राजनीति की बात शुरू हो गई है। कई राजनीतिक बैठकें
बैठकें और प्रेस वार्ताओं में उनसे सवाल किए गए कि क्या वह साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कभी भी स्पष्ट रूप से तो जवाब नहीं दिया है, लेकिन उनके हालिया दिल्ली के दौरे से हालात कुछ स्पष्ट हो रहे हैं। जी हां, एबीपी न्यूज़ और सी वोटर ने जनता का मूड जानने के लिए सर्वे किया। सर्वे में सवाल किया गया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो रहेंगे, तो इस सवाल के जवाब में 44% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 56% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। इस सर्वे में ये भी पूछा गया है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो फिर बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, तो इस सवाल के जवाब में 53% लोगों ने कहा है कि फायदा होगा, जबकि 47% लोगों ने कहा है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात के साथ ही असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल चुका है, लेकिन बिहार में ये साध पूरी नहीं हो सकी है। अब बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद हालात बदले तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सतर्कता भी बढ़ गई है। यही वजह है कि पार्टी भविष्य के लिए एक एक निर्णय तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके ले रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की मां जी हां संतुलित चाल में मोहरे भी सदे अंदाज में आगे बढ़ता जा रहा है। पहले विधानमंडल दल के नेता के साथ दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दो नए चेहरों को पार्टी ने आगे किया है। अब बारी थी भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद से बिहार भाजपा प्रभारी के रिक्त पद को लेकर के निर्णय का, जब भाजपा ने ये काम बड़े दूरदर्शी अंदाज में विनोद तावड़े को सौंप करके पूरा कर लिया है। अब तावड़े के यानी कि विनोद तावड़े के सामने संभावनाओं का खुला आकाश है, तो फिर चुनौतियां भी बहुत तरह है। जब पिछले 2 दशकों के दौरान बिहार में भाजपा ने सम्मानजनक प्रगति की है, जब इस उपलब्धि को अपने बल पर सत्ता में वापसी करने की चुनौती है, क्योंकि राज्य में यानी कि बिहार में भाजपा के साथ अब कोई बड़ा दल नहीं रहा। जब उससे पहले भाजपा के सामने मिशन 35 है, जिसके लिए अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बड़ा आधार है। इस बीच महागठबंधन खेमे के आगे की राह इतना सुगम भी नहीं है जैसे कि चुनावी आंकड़े संकेत करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, जैसे सीएम नीतीश कुमार की पहल का व्यापक असर दिख रहा है। अब 2019 वाली गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि उस गलती का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। यह दिल्ली गए तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी तंज कसा है। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली से बिहार आने के बाद उनकी यात्रा को सियासत की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव के दिल्ली जाने को लेकर के सियासी कारण माना जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि वे सियासी कार्यों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली आए हैं। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालात हो गई है, यह काम की बात नहीं होती है, बेकार की बातें होती है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार की बात होते ही नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती नौकरी देने की है, लेकिन केंद्र के लोग उस पर बात नहीं करते हैं। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए के वादे का क्या हुआ? जनता परेशान है। अमित शाह के सीमांचल आगमन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे गृह मंत्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार के लिए बेहतर लेकर आएंगे। हालांकि प्रचारित तो अलग ही बात होती है, नफरत की राजनीति होती है, अमन चैन भंग किया जाता है। इसमें मुंह छिपा करके बोलने की जरूरत ही नहीं है। जब हमको डर नहीं लगता, लेकिन बिहार आ रहे हैं तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बाढ़ सुखाड़ के लिए विशेष पैकेज का क्या होगा? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, उसके बारे में बताएं। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कुमार भले ही महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन वे अपने कई मंत्रियों के साथ भी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। जब उनके कानून मंत्री को लेकर के सवाल उठा और उन्हें कैबिनेट से बाहर करना पड़ा, लेकिन अभी भी उनके कैबिनेट में कई ऐसे दागी मंत्री हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री सहज महसूस नहीं करते हैं। जब उनकी असहजता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे जिस विभाग की बैठक लेते हैं उस विभाग के मंत्री के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसे ही मंत्री है सुधाकर सिंह, जो कृषि विभाग संभाल रहे हैं। वे कभी विभागीय बैठक में नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना में बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के साथ ही कृषि सचिव अन्न सरवन और आपदा विभाग प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल मौजूद रहे, लेकिन कृषि विभाग के मंत्री सुधाकर सिंह नहीं दिखे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुधाकर सिंह अगस्त में ही ऐसे ही मुख्यमंत्री की बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि मंत्री चावल घोटाले के आरोपी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री की बैठक में वे शामिल नहीं होते हैं। गौरतलब है कि नीतीश सरकार में ही सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले किए जाने का आरोप लगा था।
सुशील मोदी लगातार इसको लेकर के हमलावर भी हैं, लेकिन सुधाकर सिंह का कहना है कि कृषि को लेकर के बैठक होती रहती है, कुछ अधिकारियों के स्तर पर, कुछ हमारे स्तर पर और कुछ मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। ये तो अनवरत प्रक्रिया है। आज मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे थे, 2 दिन पहले मैंने बैठक की थी। जो लोग मेरी अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं उनको सरकारों के कामकाज का तरीका ही नहीं पता होगा। दोस्तों, भाजपा के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी बड़ा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों ही नेताओं के सेक्युलर चरित्र पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि भाजपा में रहते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जब गोधरा कांड के दौरान वे भाजपा के साथ थे, उन्होंने 2015 में उन्हें छोड़ दिया, लेकिन 2017 में एक बार फिर से वापस चले गए। नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए 2019 का चुनाव लड़ा, उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को छोड़ दिया है। जब वही ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी पहले एनडीए में रह चुकी है। ओवैसी ने कहा है कि जब ममता भाजपा के साथ थी तब उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार इन दिनों मोदी विरोधी विपक्ष के अगुवा बनकर के उभरे हैं। वे लगातार देश भर के नेताओं से मिलकर के महागठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हैं। जब पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी की डी राजा से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की थी। अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के छत्रपों से मुलाकात करने की बात कही है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि क्या आप विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरा प्रधानमंत्री बनने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाहता हूं। दरअसल इन दिनों विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री बनने के सपने पाले हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। वे अपनी दावेदारी पेश करने के लिए इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। जब वहीं दूसरा नाम आता है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव का। जब वे बहुत पहले से ही विपक्षी नेताओं से मिलकर के उन्हें एकजुट करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि केसीआर का नारा कांग्रेस रहित गठबंधन बनाने की है। इसके बाद बारी आती है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। वे भी अपने दिल में प्रधानमंत्री का सपना संजोए बैठी है। हालांकि ममता भी कांग्रेस रहित यानी कि कांग्रेस को छोड़ करके गठबंधन की वकालत करती है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मोदी के खिलाफ अपने आप को पेश करके प्रधानमंत्री की दावेदार पेश कर चुके हैं। अपनी दावेदारी को पक्का करने के लिए वे इन दिनों मेक इन इंडिया फर्स्ट यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि इस मामले में नीतीश कुमार सबसे आगे निकल गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार विपक्ष के एक ऐसे नेता हैं जो अपने महागठबंधन में कांग्रेस को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मजबूती है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होने के बाद भी अभी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। ऐसे में किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए कांग्रेस के बिना सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी लगता है। दोस्तों, बिहार में इन दिनों बच्चा चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। आए दिन अलग अलग चोरी की घटनाओं को चोर आसानी से अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बिहार के नवादा जिले से है, जहां पर महिला के वेश में आया एक युवक बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर की पिटाई कर दी, धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक मामला बिहार के नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के पोस्टमार्टम रोड का है। बताया जा रहा है कि 5 साल के बच्चे को 2 युवक बहला फुसला करके अपने साथ ले जा रहे थे। इसी बीच बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब बच्चे को शोर मचाता देख करके युवक मौके से फरार हो गए। इसके बाद वहां पर स्थानीय लोग जुट गए और वेश बदले युवक को पकड़ लिया और पकड़ करके उसे खंबे से बांध दिया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर की पिटाई कर दी। धुनाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, तो फिर स्थानीय लोग आरोपी को लेकर के थाने पहुंच गए और उसे पुलिस को सौंप दिया। आपको बता दो कि पुलिस ने महिला के वेश में आए युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से मामले की पूछताछ कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले से एक खास खबर और तस्वीर सामने आई है। इस खबर और तस्वीर को देख करके लोग हैरान हैं। लोग अपने अपने हिसाब से इसको लेकर के अर्थ यानी कि नफ़ा नुकसान लगा रहे हैं। ये खबर बिहार की मोबाइल की रोशनी में नीतीश कुमार के 3 मंत्रियों की सभा करने से जुड़ी हुई है। रोहतास जिले के चेनारी में बिहार सरकार के 3 मंत्रियों, स्थानीय कांग्रेस विधायक तथा बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता देवी तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मोबाइल की रोशनी में सभा को संबोधित किया है।
चेनारी के डाक बंगला मैदान में इन मंत्रियों के स्वागत के लिए अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था। चूंकि कार्यक्रम का आयोजन शनिवार के दिन में था, लेकिन मंत्री देर शाम तक पहुंचे और सभा काफ़ी देर तक चली, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में मंच पर मौजूद नेतागण एवं मैदान में खड़े समर्थक मोबाइल की रोशनी जला करके पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान करगहर के कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा भी मंच पर दिखे। यह खास बात यह है कि जिस इलाके में ये सभा हुई वह नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कार्यक्रम हुआ। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार के 10 बीजेपी नेताओं को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले लिया है। करीब 3 महीने पहले इन नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। अब उसे वापस ले जाने की खबर है। एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी के 10 नेताओं को 3 महीने पहले ही दी गई सुरक्षा वापस ले ली है। जिन लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है उनमें पूर्व डिप्टी सीएम रेणु चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, दरभंगा से विधायक संजय सरावगी, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद दिलीप कुमार जायसवाल और सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल है। उधर बीजेपी की जिन नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले की खबर नहीं है। जब भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बताया है कि उनकी सुरक्षा के लिए लगाए गए केंद्रीय बलों के जवान अभी भी उनके साथ है। केंद्र सरकार ने उन्हें सुरक्षा वापस लिए जैसी कोई भी सूचना नहीं दी है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर आंदोलन के समय इन नेताओं को खास सुरक्षा दी थी। अग्निवीर आंदोलन के समय बिहार में कई बीजेपी नेताओं के घर और दफ्तर पर हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था। बेतिया में तत्कालीन डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला किया गया था। बेतिया में ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला किया गया था। हमलावरों ने दोनों के घर पर काफी उत्पात मचाया था। कई जिलों में बीजेपी के जिला कार्यालय पर भी हमला हुए थे। इसके बाद बिहार भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया था कि बिहार पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से उत्पाती भाजपा नेताओं पर हमला कर रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी मां और तारापुर के पूर्व विधायक पार्वती देवी का शनिवार देर रात निधन हो गया। जब पार्वती देवी पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी की पत्नी थी, जहाँ उनका राजनीति और समाज सेवा में अच्छा रुतबा था। पार्वती देवी के निधन पर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, जीवेश मिश्रा ने शोक प्रकट किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्वती देवी के निधन पर शोक जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वे बहुत ही नेक और सरल हृदय की महिला थी। सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी अभिरुचि थी। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छी खबर है। या आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्री कार्यालय जाने और फिर रजिस्ट्री के बाद घर पहुंचने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से गाड़ी की सुविधा मिले, तो अब ऐसा संभव हो सकेगा। या रजिस्ट्री कार्यालय से गाड़ी की सुविधा दी जाएगी। गाड़ी से संबंधित लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय और फिर रजिस्ट्री होने के बाद उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। ये सुविधा उन्हें मिल सकेगी जो मॉडल डीड यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री कराएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिकतम 1 से 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी लोगों को साथ साथ मिल जाता है। जब लोगों को गाड़ियों की सुविधा देने का मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को बिचौलियों से बचाया जा सके और ऑनलाइन रजिस्ट्री की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ सके, ताकि डीड राइटर की फीस समेत कई अन्य बेवजह के खर्चे उन्हें बचा सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में प्रतिभा के डंके देश से लेकर के विदेश तक बजते हैं। नीट 2022 के परिणाम घोषित होने के बाद कई कामयाबी के किस्से पढ़ने को मिल रहे हैं। अभी हम आपको नीट बिहार टॉपर की कहानी के साथ साथ एक ऐसे युवक के संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। जब बिहार के बेगूसराय के टिकापुर के रहने वाले विपिन कुमार पेशे से मजदूर हैं, उनके बेटे विक्रम कुमार को नीट की परीक्षा में 633 अंक हासिल हुए हैं। नीट में कामयाबी पाकर के विक्रम ने जिले सहित प्रखंड का नाम भी रोशन किया है। मजदूर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले विक्रम ने दूसरे अटेम्प्ट में कामयाबी हासिल की है।
जब विक्रम के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, वही 3 भाइयों में विक्रम सबसे बड़े हैं, इसलिए उन पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी है। विक्रम के शिक्षा की बात की जाए तो फिर वे नवोदय विद्यालय बेगूसराय से साल 2019 में मैट्रिक की परीक्षा दी थी। 93% अंक प्राप्त करके फर्स्ट डिवीज़न से कामयाब हुए थे। जब वहीं इंटर एग्ज़ाम भी नवोदय विद्यालय बेगूसराय से ही दिया था, उनमें भी उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। विक्रम के परिवार की बात की जाए तो उनके पिता विपिन गाँव में मजदूरी करके ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। इसके साथ ही उनकी माता सीता देवी घरेलू महिला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराने का अभियान जोरों पर है। अब तक 45 करोड़ वोटर कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। जहां वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का मकसद दोहरे मतदाताओं को किसी एक मतदाता सूची से हटाना है। अनुमान है कि कार्ड को आधार से जोड़ने पर मतदाताओं की संख्या में कुछ कमी आएगी, मगर ये कमी कितनी होगी, कार्ड के आधार से पूरी तरीके से जुड़ने के बाद ही सामने आएगा। 1 अगस्त 2022 से चल रही लिंकिंग प्रक्रिया की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 है। सूत्रों के अनुसार यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और बंगाल में सबसे ज़्यादा दोहरे मतदाता मिलने की संभावना जताई जा रही है। 2 मतदाता सूची में नाम होने की वजह से इन राज्यों में प्रवासियों का काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में जाना है, लेकिन अन्य राज्यों में जाने के बावजूद भी ये लोग अपने पैतृक घर के अलावा दूसरे राज्यों की मतदाता सूची में भी नाम दर्ज करा लेते हैं। काम वाले जगह में तो ये खुद मतदाता सूची में अपडेट करते रहते हैं, जबकि पैतृक स्थान में उनके परिवार वाले सूची अपडेट कर देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सूखाग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा ले सकते हैं। इस बार बिहार में 36 से 40% कम बारिश हुई है और उसके कारण कई इलाकों में सूखा की गंभीर स्थिति बनती जा रही है। सीएम पहले भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके और आज सुखाड़ को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, जहाँ आपदा प्रबंधन विभाग और फिर कृषि विभाग के अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ले ली है। मौसम ठीक रहा तो फिर जमुई, मुंगेर और लखीसराय सहित कई इलाकों का मुख्यमंत्री जायजा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर के बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। दोस्तों बिहार के नवादा जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एसपी की नाराजगी 5 पुलिस अफसरों पर भारी पड़ गई। एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को ही लॉकअप में बंद कर दिया। पुलिस वालों ने वक्त पर पूरा काम नहीं किया। इसके बाद एसपी साहब ने पुलिस वालों पर ही एक्शन कर लिया। इन पुलिसकर्मियों को करीब 2 घंटे तक हवालात में ही रहना पड़ा। एसपी के इस कदम के बाद बिहार पुलिस एसोसिएशन में एसपी के खिलाफ गहरी नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक यह घटना 8 सितंबर की रात 10 बजे की है। इस घटना को लेकर के बिहार पुलिस एसोसिएशन में एसपी के खिलाफ गहरी नाराजगी है। अब पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस घटना की जाँच की मांग कर दी है। साथ ही आरोपी एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर कर रही है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि 5 दारोगा कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, जहाँ वहीं अन्य पुलिस अधिकारी दबी जुबान से घटना की सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। इधर एसोसिएशन ने पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने नवादा एसपी डॉक्टर गौरव मंगला के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग की है। उन्होंने सरकार और पुलिस मुख्यालय से मांग करते हुए कहा है कि घटना की न्यायिक जांच कराई जाए, थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। ये पूरे बिहार में पुलिस इतिहास में पहली घटना होगी जिससे पुलिस की छवि धूमिल हुई है। जहाँ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एसपी पीड़ित पुलिस पदाधिकारियों पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सियासी उलटफेर के बाद नीतीश कुमार को जदयू ने इस काम के लिए अधिकृत किया है। यह नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां उन्हें कई सियासी दिग्गजों का साथ भी मिला है और 4 राज्यों को विशेष तौर पर महागठबंधन ने टारगेट किया है। 2014 में प्रचंड बहुमत से बनी भाजपा सरकार का चेहरा नरेंद्र मोदी रहे। जब पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सीटों के मामले में एक तरफा प्रदर्शन कर गई और बहुमत से सरकार में आई। अब 2024 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षी खेमे की तैयारी शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की ओर से विपक्षी दलों को एकजुट करने का जिम्मा थामा है, तब से विपक्षी दलों की ओर से देश भर में एक माहौल बना है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्व में दिए गए बयान में बताया था कि अगर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर मेहनत किया जाए तो फिर इन 3 राज्यों में ही होने वाले नुकसान से भाजपा सत्ता से दूर हो जाएगी। लेकिन अब बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन के साथ साथ अखिलेश यादव का भी नाम लिया है कि सभी साथ आएंगे। उधर समाजवादी पार्टी ने भी अपने पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को दिखा करके संदेश जारी किया है, जिसके बाद
अब 4 राज्यों को मिलाकर के बड़ी तैयारी की संभावना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी की बेटे वार्ड 40 के पार्षद अशरफ अहमद ने देर रात थाने में पहुंच करके खूब हंगामा किया। डीएसपी अशोक प्रसाद सिंह से बदसलूकी की वर्दी उतारने की उन्हें धमकी भी दे दी गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी। लेकिन अब अशरफ अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जब पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नगर निकाय चुनाव से पहले जितने भी कुख्यात अपराधी हैं जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष छापेमारी इन दिनों चल रही है। दरअसल गुरुवार को सब्जी बाग डेंटल कॉलेज के सामने छापेमारी कर रहे पुलिस दस्ते पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। सड़क पर दौड़ करके मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की पिटाई कर दी। इस मामले में क्षेत्र के डीएसपी और थानेदार ने मौके पर जाकर के स्थानीय दुकानदार को शक के आधार पर गिरफ्तार करके थाने ले गए। इसके बाद स्थानीय वार्ड पार्षद अशरफ अहमद थाने पहुंचे। अधिकारियों पर कैद व्यापारी को छुड़ाने का दबाव बनाने लगे। जब मामला इतना बढ़ गया है कि देर रात पुलिस थाने अशोक राजपथ के सामने ही सड़क को कुछ शरारती तत्वों ने जाम कर दिया। काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। दोस्तों बात करते हैं कि प्रकृति और पशु पक्षियों से प्रेम रखने वाले लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव मंत्री पद मिलने के बाद से ही एक्शन मोड में हैं। तेज प्रताप यादव लगातार अपने विभाग से जुड़े हुए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने कल छापेमारी के दौरान जब्त किए गए 12 तोते और 8 मुनियों को मुक्त करा दिया। जब पक्षियों को आज़ाद करते वक्त तेज प्रताप यादव के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिली। इसके बाद तेज प्रताप यादव अचानक पटना विश्वविद्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस बीच वे बोरिंग कैनाल रोड में पक्षियों और जानवरों से संबंधित पालतू जानवरों की एक दुकान पर औचक निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां से 5 तोते भी जब्त किए। आपको बता दूं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही तेज प्रताप यादव लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। तेज प्रताप कभी पटना के पार्क और तो कभी चिड़ियाघर का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। जब बीते दिनों वे राजगीर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया था। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।